जो हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें ये बीमारी जो दिल की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में खास करके बढ़ जाती है। और कई सारे कारण हैं इसके। हम रूम हीटर को जला के रखते हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर जो है रूम का वो ड्राई हो जाता है। पहली चीज तो ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज से शरीर को नुकसान नहीं। वातावरण का आउटकम है जिसमें कि हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो जो उस वक्त की नींद होती है उसमें दिमाग की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। तो यदि गाजर का हलवा आप ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से बाकी चीजों की खपत दिन में कम कर दीजिए। हार्ट अटैक कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। दिल्ली की सर्दी को लेकर गाने तक बने हुए हैं। यहाँ तक कि मुंबई वाले ये कहते हैं कि वो सर्दियों में दिल्ली की सर्दियाँ एंजॉय करने आते हैं। खैर, बात सिर्फ दिल्ली की सर्दी की नहीं है। पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का मौसम है जो आम लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन आपके दिल को शायद ये मौसम उतना नहीं भाता और इसीलिए सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी के दिल को खतरा है, लेकिन अगर वो खतरा है तो किसे है और उस खतरे को कम कैसे किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी हैं। सर, जो लोग सुन रहे होंगे वो बेचारे सोच रहे होंगे कि सर्दी आई तो कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, बड़ा अच्छा मौसम है। दिल की सेहत के लिहाज से आप सर्दियों के मौसम को किस तरह से देखते हैं? ये जो आपने बात कही कि सर्दियों में दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये सही है पूर्णतः। और खास करके जिन लोगों को पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें ये बीमारी जो दिल की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में खास करके बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है सर? और कई सारे कारण हैं इसके। सबसे पहली तो ये है कि ठंड के मौसम में जो आर्टरी, जो खून की नलियां जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी खास चीज़ है कि सर्दियों में हम अपनी डाइट को लेकर ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, जिसमें कि फैट और सॉल्ट और शुगर की भी इंटेक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हार्ट पर दबाव भी ज़्यादा पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसके कारण आर्टरियों की ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की रिस्क बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में हॉस्पिटल की ओपीडी हो या आईपीडी हो, वहाँ हार्ट पेशेंट ज़्यादा आप देख रहे होंगे? जी। सर्दियों में हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी जो चीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती है वो सर्दियों में जो चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके कारण भी एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। वो पेशेंट जो कंपनसेटेड स्टेज में ठीक ठाक चल रहे होते हैं, उनको यदि चेस्ट इन्फेक्शन हो, इस ढंग की कोई हो, तो बॉडी पर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वो मरीज भी फिर हार्ट अटैक या उससे संबंधित समस्याएं लेकर ओपीडी में आने लगते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियों का मौसम है, खूब पराठे खा सकते हैं, गाजर का हलवा खा सकते हैं और उस पर टूट सकते हैं, तो शायद वो बहुत अच्छी सलाह नहीं होगी। जी, मैं ये बात सही है कि सर्दियों में खाने पीने को लेकर भी काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप यदि फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो सर्दियों में खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सर, गाजर का हलवा कैसे खाएं फिर? हाँ, यदि गाजर का हलवा आपको खाना है तो फिर पूरे दिन की आप अपनी डाइटरी इंटेक को कैलकुलेट करिए, देखिए कि सारे दिन में आपकी ज़रूरत कितनी है। तो यदि गाजर का हलवा आप ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से बाकी चीज़ों की खपत दिन में कम कर दीजिए। कम कर देनी चाहिए। ओके। तला भुना जो फ्राइड बहुत ज़्यादा सर्दियों में हम देखते हैं बढ़ जाता है, नॉनवेज का इंटेक बहुत बढ़ जाता है, उसको लेकर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यस, सर्दियों में ये जो ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें टेस्ट बड्स को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर उस पर एक काबू करने की ज़रूरत है। गर्मी तुम्हें खाने नहीं देगी और सर्दी में खाया तो दिल पे भारी पड़ेगा। ये तो बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। ये सही है। जो डाइट है, एक तो वो लोग हैं जैसे आपने कहा कॉम्पेंसेटेड हैं, पहले से कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पर कोई लोड है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अदरवाइज हेल्दी हैं। तो सर्दियों में दोनों ही लोगों को डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए या डे टू डे लाइफस्टाइल में, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े? सारे मौसम में ही और सर्दियों में खास करके व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि चिकनाई वाली चीज़ें और सॉल्टी चीज़ें कम खाएं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम से कम रखें। फल, सब्जियां, सैलड्स, उस पर ज़्यादा ध्यान रखें।
पानी जो सर्दियों में हम कम कर देते हैं, पानी की मात्रा उचित बना के रखें, कम नहीं करनी चाहिए। एक उचित मात्रा में पानी की भी इंटेक एक तो आवश्यक लोगों है। को ठंड लगती है, दूसरा प्यास कम लगती है, तो पानी का इंटेक गर्मियों जितना ही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गर्मियों में हम ज़्यादातर थर्स्ट ड्रिवन होते हैं कि प्यास लगती है और हम पानी पीते रहते हैं। हुँ। सर्दियों में चूँकि प्यास कम लगती है तो पानी की इंटेक कम हो जाती है। हुँ। पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता तो होती है। तो यदि सर्दी में प्यास भी नहीं लगे तो हम अपने टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से रेगुलरली पानी की इंटेक बना के रखें, वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर साहब ने आते ही पूछा था यहाँ पानी की व्यवस्था है ना? सर्दियाँ होने के बावजूद पानी का इंटेक कितना ज़रूरी है, ये हमने आपको बताया है। डॉक्टर साहब, अर्ली मॉर्निंग एक फिनोमिना है कि उस समय हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3 बजे, 4 बजे ऐसे स्टडीज़ भी कहती हैं कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। उसकी कोई ख़ास वजह है? जो हमारा दिमाग है और स्लीप का एक साइक्लिकल पैटर्न होता है। हुँ। तो जो उस वक्त की नींद होती है उसमें दिमाग की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके। यद्यपि हम पूर्णतः सचेत नहीं होते हैं, पर दिमाग की जो यदि हम एक्टिविटी को मैप करें तो उस समय काफ़ी एक्टिव होता है दिमाग, हुँ। जो कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। तो हुँ। यदि दिमाग में स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस हार्ट पर भी रिफ्लेक्ट करती है। अर्ली तो मॉर्निंग टेम्परेचर से भी कोई लेना-देना है? टेम्परेचर यदि इंडोर हैं और आप अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं तो भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो क्या ये सलाह दी जा सकती है कि जो हार्ट पेशेंट हैं वो रूम हीटर्स, ब्लोअर्स इनका इस्तेमाल करें? एक उचित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, परंतु रूम हीटर और ब्लोअर्स वगैरह को यूज करते समय जो मॉइस्चराइजेशन लेवल है, ह्यूमिडिटी का लेवल है रूम में, उसका भी ध्यान रखें। हुँ। कई बार ये होता है कि हम रूम हीटर को जला के रखते हैं जिसके हुँ। कारण एटमॉस्फेयर जो है रूम का वो ड्राई हो जाता है। इसके कारण आपकी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है, म्यूकोजा होती है, वो ड्राई हो जाती है, हुँ। जिसके कारण आप स्टफी महसूस करते हो और उसके से जुड़ी हुई भी कुछ समस्याएं होने लगती हैं। आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, हुँ। आपको खांसी वगैरह की समस्या बढ़ जाती है। हुँ। तो यदि आप रूम हीटर ब्लोअर तो एडवाइजेबल है, और पर उसके साथ साथ एक उचित लेवल की ह्यूमिडिटी की को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो ये यानी या तो ह्यूमिडिफायर या कोई भी एक आर्टिफिशियल फाउंटेन या किसी भी ढंग से खुले बर्तन में पानी रख के आप रूम की ह्यूमिडिटी जरूर मेंटेन करें। अगर आप बहुत फैंसी गैजेट्स नहीं लेना चाहते तो एक बड़े पतीले में आप पानी रख सकते हैं। आई थिंक गीज़र हीटर के आस-पास रखने से भी मदद मिल जाती रूम है। में कहीं भी रखेंगे तो भी उससे जो है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी। ओके, ये एक बहुत अच्छा टिप है। बहुत लोग अक्सर बच्चों के साथ और बुजुर्ग लोगों के साथ रूम हीटर को इस्तेमाल करते हुए कन्फ्यूजन में रहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट 24 घंटे हीटर चला के रखना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मेरा ख्याल है। आप यदि एडवांस एज है और आप रूम में कन्फाइंड हैं तो एक बात है, हुँ। परंतु यदि आप हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर में अपने आप को रखते हैं जो कि गर्म की तरफ ज़्यादा है, और फिर आपको यदि बाहर जाना पड़ता है तो सडनली टेम्परेचर ड्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ। तो उन लोगों की जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिनकी ज़िंदगी में अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है, हुँ। उनके लिए ये उचित नहीं होगा कि वो हर समय जब भी अंदर हों उसमें हीटर में रहें। हुँ। परंतु हाँ, रात को सोते समय आपको ज़रूरत होती है क्योंकि उस समय मसल एक्टिविटी कम होती है, बॉडी की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होती है। हुँ। तो उस समय यदि आप उचित रूम का टेम्परेचर बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सर्दियों में एक्सरसाइज को लेकर भी लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बहुत ठंड में अगर निकलेंगे तो एक्सरसाइज से नुकसान ना हो जाए। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए एक्सरसाइज को लेकर? पहली चीज़ तो ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज से शरीर को नुकसान नहीं होता और एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। हुँ। पर हाँ, वक्त बदल लेना चाहिए और जगह बदल लेनी चाहिए। यदि हुँ। आप अर्ली मॉर्निंग वॉकर हैं, उस समय यदि ठंड अच्छी खासी है तो थोड़े से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आप हुँ। अपना वक्त बदल लीजिए, उस वक्त वॉक पे जाइए जिस वक्त की जो है थोड़ी धूप निकली हो, टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हो। हुँ। इसी प्रकार से यदि आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं खुले में, उसकी बजाय ये ठंड ज़्यादा है तो इंडोर भी एक्सरसाइज करना चूज कर सकते हैं। पर एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए और उसका स्वरूप बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, पर एक्सरसाइज करना आवश्यक है। किस तरह की एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड हैं, किस तरह की नहीं करनी चाहिए सर्दियों में ताकि कोई परेशानी ना हो?
जो एक्सरसाइज आप रूटीनली करते रहे हैं वो एक्सरसाइज करते रहिए। खास करके जो हमारे इस जिन जो श्रोता जिनको हम टारगेट करते हैं और जिनके लिए हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, यूजुअली वो एल्डरली और लेट मतलब एज के लोग होंगे। उनके लिए स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड नहीं है, परंतु वॉक करिए, हल्की एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आप जिम भी करते हैं तो एक्सेसिव वेट मत यूज करिए। मसल टोन को बिल्ड करने के लिए अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करके रखिए। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज मत करिए जिससे हार्ट पर बहुत लोड पड़ने की संभावना हो। जिम का आपने जिक्र किया ही है, जिम के बहुत वीडियोस हमने देखे हैं कि ट्रेडमिल करते हुए इंसान गिर गया, हार्ट अटैक आया। विंटर्स में क्या उन्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद जिम जाने वाला हर यंगस्टर ही सोचता है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? नहीं, ये चीज जो है वो ट्रेडमिल के पर जो गिरने वाली वीडियोस हैं वो चाहे विंटर हो या गर्मी हो, उन दोनों में रिश्ता नहीं है। पर हम जो जिस चीज को भूल रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को हम भूल रहे हैं। यदि आप उस एज ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 40 के बाद रिकमेंडेड है कि हम साल में कम से कम एक बार अपना चेकअप कराएं, या जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है वो यंगर एज में भी अपना चेकअप कराएं। जिनकी जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल है, चाहे प्रोफेशन को लेके हो या पर्सनल लाइफ को लेके हो, या जो स्लीप डिप्राइव्ड हैं या जो बाई नेचर काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों को 40 साल के लिए वेट नहीं करना चाहिए। उनको अपने पहले भी प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। यदि हम प्रिवेंटिव चेकअप कराते रहेंगे तो ये ट्रेडमिल पर जो सडन अटैक वाले एपिसोड्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि मतलब उनको अपनी हार्ट हेल्थ का आइडिया नहीं रहा होगा इसलिए जिम में ऐसा हुआ, या कोई रिस्क फैक्टर, क्या रीजंस रहे होंगे? नहीं, ये हार्ट अटैक का जो हम जिम और ट्रेडमिल पे देखते हैं, ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, इसलिए आप सोशल मीडिया पे इन सब को बहुत देखोगे। वैसे हार्ट अटैक आप देखेंगे घर पे बैठे हुए व्यक्ति उनको भी होते हैं, उनके वीडियो नहीं आते हैं। तो हार्ट अटैक कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, पर हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में यदि आप प्रीडिस्पोज हैं तो अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी यदि आपको है तो भी हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो परंतु चूंकि जिम का सेटअप ड्रामेटिक ज़्यादा होता है, इसलिए उस तरह के वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। पर इन सब चीज़ों का प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि हम अपने रिस्क फैक्टर को पहचानें और प्रिवेंटिव चेकअप कराते रहें। आपने जैसे कहा कि जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं उनको 40 का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तो कौन से वो लोग हैं रिस्क फैक्टर्स वाले, और एज क्या होनी चाहिए टेस्ट कराने की? नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि वो व्यक्ति जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, मान लीजिए आपके फादर या मदर को हार्ट अटैक 50 साल के आसपास या उससे पहले हार्ट अटैक हुआ है, तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। फैमिली में आप देखते हैं आपके सिबलिंग या पेरेंट्स में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, उनको रिस्क ज़्यादा है। आपको अर्ली एज में डायबिटीज हो गई है, रिस्क ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, आप ओवर एम्बिशियस हैं, प्रोफेशन को लेके स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में आपको स्ट्रेस है, कुछ मैरिटल जो लड़ाई झगड़ा है जिंदगी में उसकी वजह से स्ट्रेस है। तो ये चीजें ऐसी हैं, या आप ओवरवेट हैं बहुत ज्यादा, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हार्ट की बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन लोगों को 40 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं। 40 साल के बाद तो हर व्यक्ति को एडवाइजेबल रिस्क फैक्टर है या नहीं है। हाँ, उसके बाद तो सभी को एडवाइजेबल है। पर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वो ग्रुप है जिनको 40 से पहले भी अपने थोड़ा सचेत होकर एक प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। क्या सही एज होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मैं मतलब ऐसे कोई डिफाइन नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि 30 साल के बाद एक यदि हाई रिस्क ग्रुप है तो उनको एक बार कम से कम डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। यानी साधारण व्यक्ति के लिए 40 साल है तो आपके लिए वो उम्र 10 साल पहले है जब आपको अपने खतरों को भांप लेना चाहिए। हार्ट के जो टेस्ट हैं सर, उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया, हमें सब पता है। कुछ सीधे एंजियोग्राफी कराने के बारे में सोचने लगते हैं अगर वो ओवर कॉन्शियस हैं। आपके हिसाब से अगर किसी को सिर्फ अपने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं तो उसे क्या टेस्ट कराने चाहिए? आप जब फ्लाइट पकड़ते हैं तो आप प्लेन उड़ाने की नहीं सोचते हैं, वो जिम्मेदारी पायलट की होती है। तो सभी लोगों के लिए मैं सलाह यही दूंगा कि आप अपने आप मत डिसाइड करिए कि क्या टेस्ट कराना है, किस डायरेक्शन में जाना है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, उसको ये जिम्मेदारी दीजिए कि वो आपके असेस करके उचित टेस्ट का सिलेक्शन करे और अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड करे।
ब्रॉडली हर किसी को एंजियोग्राफी तक सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एंजियोग्राफी तो मिनिस्क्यूल, मतलब यदि 100 मरीज ऐसे होते हैं तो मेरे ख्याल से 0.1% मरीजों को एंजियोग्राफी की जरूरत होती है। तो एंजियोग्राफी तो लास्ट स्टेज में, जब बाकी सारे पॉइंटर्स ये दिखाते हैं कि इनको सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, तब एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। जी, सबसे आसान तरीका होता है लोग अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल रेंज में है तो मान लेते हैं कि हम सुरक्षित हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्ट की सेहत का कितना इंडिकेशन दे पाता है? एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्लड रिपोर्ट को अपने आप देखना बंद करें, क्योंकि आज के जमाने में जी। जो बोल्ड लेटर में वो आने लगी है रिपोर्ट्स, तो जहां आपने बोल्ड देखा आप उसको एबनॉर्मल मान लेते हैं। ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको मरीज की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आप वो रिपोर्ट देखकर, बोल्ड लेटरिंग देखकर, आप ये मत समझिए कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है और उसके लेके चिंता करना बंद करिए। ये जिम्मेदारी जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो डॉक्टर को दीजिए। वो आपकी ओवरऑल स्टेटस को देखकर और उसकी रेंज क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो होती है अलग अलग सिस्टम पर, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज डिफाइन होती हैं। कुछ जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंशन होती हैं, इंडियन कोई स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं है। तो डॉक्टर पर ये जिम्मेदारी रहने दीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो रिपोर्ट यदि अच्छे की तरफ भी है, मान लीजिए कोई चीज कम होना अच्छा है और वो कम है, परंतु वो बोल्ड में दिखेगी क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, तो आप चिंता करना चालू कर देंगे, तो वो उचित नहीं है। सेकंड पार्ट जो आपने कहा, कोलेस्ट्रॉल का कितना % कंट्रीब्यूशन है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे सर्कुलेशन में होता है उसका मेजर कंपोनेंट डाइटरी नहीं होता है। अच्छा। ये काफी कुछ हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है जो बाद में सर्कुलेशन में होता है। तो ये कहना कि एकदम से कि कोलेस्ट्रॉल ही हर चीज की जिम्मेदारी है, हर चीज के लिए जिम्मेदार है, वो सही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल भी उस पूरे वातावरण का आउटकम है जिसमें कि हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए लिंक कर दिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल के कारण ये प्रॉब्लम हुई। कोलेस्ट्रॉल में बी देयर when heart disease is there, raise cholesterol, but cholesterol may not be responsible totally. ये एक भ्रांति को दूर करने की भी जरूरत है। अच्छा, लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, डाइट कम करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि आप डाइट में कुछ भी नहीं खाएंगे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा। तो उनको बाकी सारी चीजों को भी जो है करने की जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है, बाकी उनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि उनका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा है। तो सिर्फ डाइटरी इनटेक को ब्लेम करने से वो बात नहीं बनती। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं अक्सर ऐसे पेशेंट बहुत कंफ्यूजन के साथ आते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें गैस बनी है या एसिडिटी हुई है या हार्ट का अटैक है, तो वो अक्सर इमरजेंसी में रन करते हैं। अभी एक डॉक्टरी सवाल आपके लिए, जैसे आपने कहा डॉक्टर पे जिम्मेदारी छोड़िए, कोई पेशेंट ऐसे इमरजेंसी में आएगा तो आपके लिए श्योर शॉट डायग्नोसिस होना ईसीजी कितना भरोसेमंद रहता है उस समय, या फिर आप कोई और एडवांस टेस्ट कराएंगे डबल चेक करने के लिए कि असल में क्या हुआ है? इमरजेंसी में जब दर्द हो रहा हो उस समय ईसीजी काफी अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। अगर वो दर्द उस वक्त चल रहा है, उस वक्त दर्द हो रहा हो तो ईसीजी काफी हद तक रिलायबल होता है। और दूसरा टेस्ट जो इमरजेंसी में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो एक एंजाइम की स्टडी हम करते हैं। तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये जो दर्द है वो हार्ट की वजह से है कि नहीं है। पर ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर मैं ये कहूँगा कि जो अटेंडिंग फिजिशियन है वहाँ पर उसका इम्प्रेशन उस समय की स्थिति के, पेशेंट के सिम्टम्स, उसके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ईसीजी और ट्रॉप्टी जो वो मार्कर है उसके बेसिस पर वो सारी चीज़ों को मिलाकर एक कंप्रिहेंसिव डायग्नोसिस बनाते। इन आइसोलेशन कोई भी एक चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं है। ओके। आम इंसान घर पर रहकर ये समझ सकता है कि ये उसे एसिडिटी की वजह से पेन है, गैस बनी है, या बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हार्ट का पेन तो नहीं है? ये काफी खतरनाक है। यदि पेशेंट, ज्यादातर केसेज में पेशेंट जो हार्ट अटैक होता है उसको गैस का दर्द समझकर ही डिले कर देते हैं इमरजेंसी पहुंच के, जिसमें जो कि कई बार मौत का कारण भी बनता है, मौत का कारण नहीं भी बने तो इतना प्रेशियस टाइम उसमें व्यर्थ चला जाता है जिसमें कि हार्ट
की पूरी बाद में इलाज से हार्ट की पूरी रिकवरी भी नहीं हो पाती। मोटे तौर पे ऐसा कोई डिमार्केशन कि अगर कोई इंसान घर में बैठा है, उसको किसी तरह का पेन हो रहा है और वो कंफ्यूज है, वो किसको समझे कि नहीं ये एसिडिटी हो सकती है और या फिर अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? कोई ऐसा डिमार्केशन यदि संभव है? आपको एसिडिटी के जो सिम्टम होते हैं उसके साथ कुछ घबराहट हो रही हो जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, पसीना आ रहा हो, हम्म, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं हम्म, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। और किसे एसिडिटी मानना चाहिए कि ये हो सकता है एसिडिटी का पेन हो? इनो पी लो। नहीं, देखिए वो एक चीज ये है कि आपने इनो लिया, इनो के बाद 5 मिनट में रिलीफ नहीं मिला तो फिर वेट मत करिए ज़्यादा, फिर सीधी सी बात है आप इमरजेंसी में जाइए, डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पर जो भी आगे इलाज हो उसको करिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हार्ट का कोई पेन है या वो हार्ट अटैक का सिग्नल दे रहा है तो शुरुआती पहला घंटा, जैसे गोल्डन आवर मेडिकल भाषा में कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों उस पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है? इसलिए कहते हैं कि जब हार्ट की कोई आर्टरी बंद हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, उसको यदि हम खोल देते हैं पहले घंटे में तो हार्ट की जो मसल होती है उसकी पूरी तरह रिकवरी हो जाती है। यदि किसी भी तरीके से हम खोल देते हैं दवाई देकर, जैसे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पहले होती थी, परंतु आजकल हम एंजियोग्राफी करके उसमें स्टेंट डाल देते हैं। हम्म, तो स्टेंट डाल यदि वक्त रहते रहते स्टेंट डाल दिया गया है तो हार्ट की मसल पूरी तरह रिकवर कर जाती है और जो परमानेंट डैमेज होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। अगर कोई मरीज 1 घंटा से देरी से आया है या हॉस्पिटल पहुंचने में उसे समय लगा है वर्सेस ऐसा मरीज जो जल्दी आया है, कितना फर्क होगा दोनों के रिजल्ट्स में? डिग्री मतलब एकदम क्वांटिफाई करना मुश्किल है, परंतु जितना जल्दी पहुंचा जाए और जितना जल्दी खून का सर्कुलेशन दोबारा चालू किया जाए हार्ट के लिए वो अच्छा रहता है। तो ये संभव है कि 1 घंटे में अगर मरीज आ जाए तो वो रिकवरी, कुछ चीजें करीब करीब रिवर्सिबल? करीब करीब उसमें रिकवरी 100% हो जाती है। तो मसल जो मर जाती है हार्ट अटैक में उस वो नहीं मरती है और हार्ट का फंक्शन रिस्टोर हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के पेन में छोटे शहरों की अगर खास तौर पे बात करें तो लोग या तो क्लिनिक की तरफ दौड़ते हैं जो नियरेस्ट डॉक्टर बैठे होते हैं, या केमिस्ट के पास जाते हैं। करना क्या चाहिए असल में? पहली चीज तो अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखिए जिसमें कि एसिडिटी की संभावना नहीं रहे। हम्म, यदि आपको एसिडिटी की संभावना नहीं है और आपको इस ढंग का डिस्कम्फर्ट या दर्द कुछ होता है तो आपको मालूम है कि कुछ गड़बड़ है हम्म, और आप जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वहां जाने की कोशिश करेंगे। हम्म, दूसरी चीज ये है कि आपने यदि डॉक्टर के पास गए हैं तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो इमीडिएटली उसको उस सेटअप में रेफर करे या भेजे जहाँ पर इसका इलाज उपलब्ध हो। हम्म, छोटे शहरों में यदि जो स्टेंटिंग की एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग नहीं हो सकती तो वहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, हम्म। जिसमें कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने वाली दवाई जो है इंट्रावेनसली दी जाती है, उसमें भी काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। तो ओके। दोनों पर जिम्मेदारी है, आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रखिए एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाए जिस तो कंफ्यूजन होने का चांस नहीं। हम्म, दूसरा डॉक्टर भी, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो मरीज को एडिक्वेटली डायग्नोज करें। उनको लगता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है तो फिर वो देर नहीं करें और मरीज को तुरंत इमरजेंसी रूम तक रेफर करें। जी। हार्ट अटैक के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स अक्सर हम देखते हैं, जगह जगह बताए जाते हैं। वो क्लासिकल सिम्टम्स क्या हैं और कितने परसेंट केसेस में वो सिम्टम्स आएंगे ही, इसकी कोई गारंटी है? हार्ट अटैक कई बार जो होता है वो दर्द के साथ होता है। वो दर्द टिपिकल दर्द नहीं होके ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई बहुत भार रखा हुआ है, जलन हो रही है हम्म, और वो छाती में बीच से लेकर आपके गर्दन में हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, कंधे में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पेट में हो सकता है। तो इस दर्द के कोई पक्की जगह नहीं होती, हम्म, परंतु एक चीज यही है कि उसका जो कैरेक्टर होता है वो ये इसी प्रकार का होता है कि जैसे बहुत कुछ बड़ा भार रख दिया है। हम्म, और हार्ट अटैक की खास चीज ये होती है कि इस सिम्टम के साथ साथ घबराहट काफी होती है, एंजाइटी बहुत होती है और साथ में पसीना वगैरह भी जो है वो एक्सेस मात्रा में निकलना चालू होता है। हम्म, तो आपको सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट हो बिना इन सब बाकी सिम्टम के साथ तो हार्ट अटैक की संभावना कम है, हम्म। परंतु प्रेशर पेन के साथ साथ यदि आपको एंजाइटी भी हो रही है तो समझिए कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है।
तो ये सारे जो पेन के सिम्टम्स हैं आमतौर पर लेफ्ट साइड ऑफ नहीं नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि लेफ्ट साइड में। हार्ट हमारा सेंट्रल होता है, हाँ तो काफी हद तक बीचों बीच, छाती के बीचों बीच होता है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में जाए, कभी कभी राइट साइड में भी रेफर होता है। ओके। और मैंने ये कहा ना कि गर्दन में भी हो सकता है, जबड़े में भी हो सकता है। हार्ट अटैक का दर्द जो है वो जबड़े में अक्सर होता है, बैक में हो सकता है, आपके जो है पीछे की तरफ हो, नीचे भी हो सकता है। तो लेफ्ट साइड वाले दर्द को मत खोजिए। और दूसरी चीज है कि डायबिटिक पेशेंट्स में टिपिकल हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो नहीं होता है। अच्छा, उन्हें सिम्टम्स नहीं तो होते। उस प्रकार का सिम्टम नहीं होंगे। तो उनमें हार्ट अटैक जो एंजाइटी है, घबराहट है, प्रेशर है, अनईजीनेस है, उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। महिलाओं में भी ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक के क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते, साइलेंट हार्ट अटैक उन्हें अक्सर होता है। कम होते हैं। उन्हें कैसे पहचानना चाहिए कि कोई खतरा आ रहा है? सबसे बड़ी चीज मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आपको एक अनईजीनेस और घबराहट यदि हो रही है आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिना किसी बात के, तो आप समझिए कि कुछ गड़बड़ है। फीमेल्स के लिए क्या मेनोपॉजल एज खतरनाक मानी जाती है दिल की बीमारियों के हिसाब से? चूंकि मेनोपॉज उस एज में होता है जिसके बाद हार्ट डिजीज यूजुअली हमारी सोसाइटी में होती है, इसलिए मेनोपॉज को उससे जोड़ दिया गया है। पर एज सच मेनोपॉज का रिश्ता, हार्मोनल मिल्यू का रिश्ता उससे नहीं होता अनटिल अनलेस आप एस्ट्रोजन सप्लीमेंट ले रहे हो। यदि आप एस्ट्रोजन सप्लीमेंट किसी कारण से ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ले रहे हैं तो? हाँ। तो लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? यदि मेडिकली सुपरवाइज और कोई प्रॉपर इंडिकेशन के साथ ले रहे हैं तो वो जरूरी है, उसको लेना चाहिए। परंतु अपने आप सेल्फ मेडिकेशन अब सोचकर बिना मॉनिटरिंग के नहीं लेना चाहिए। महिलाओं में कुछ समय पहले एक रिसर्च आई, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ताकोत्सुबो सिंड्रोम भी उसको कहा जाता है। वो कितना कॉमन है और कितना महिलाओं को घबराना चाहिए? वो सिर्फ चाहिए? महिलाओं के लिए नहीं है, वो हार्ट मेल्स के भी टूटते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो एकदम से एक्यूट स्ट्रेस से गुजरे, उनमें ये देखा गया है। अच्छा। तो टैकोसुबो कार्डियोमायोपैथी उसको बोलते हैं। तो अब ये वेल रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का हार्ट एकदम से कमजोर हो जाता है यदि बहुत सीवियर स्ट्रेस से गुजरे। तो कोई भी कारण हो सकता है स्ट्रेस का। तो धीरे धीरे जो मेडिकल साइंस में इन फैक्टर्स पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंटिटी है। यानी वो अदरवाइज हेल्दी है, उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और अचानक ऐसा हो जाए? अचानक। किन कंडीशंस में होता है और क्या होता है? सीवियर स्ट्रेस, कोई भी सीवियर स्ट्रेस हो, मान लीजिए कि जो है कि पार्टनर की डेथ हो गई या सेपरेशन हो गया, या आपके कोई बिलविड है जिसको जो आपसे सेपरेशन हो जाता है, पेरेंट की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, या कैरियर में आपको कोई सेटबैक, सीवियर सेटबैक हो गया, आपकी जॉब चली गई। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट पर एडवर्स इफेक्ट होता है और पेशेंट काफी बुरी स्थिति में आ सकते हैं। यानी चाहे पहले पूरी तरह से फिट रहा हो तो भी ऐसा ये संभव है, कोई स्ट्रेस ट्रिगर कर जाए तो स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है। एक बार फिर सर सर्दियों पे लौटते हैं। सर्दियों में लोग अल्कोहल ये सोच के लेते हैं कि हम अपने हार्ट को गर्म रखने के लिए ले रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है? हाँ, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अल्कोहल जो होता है वो हमारी जो स्किन की जो वेसल्स होती है उनको डायलेट कर देता है, तो उसमें ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। तो इसके कारण हमें एकदम से गर्मी का एहसास होता है। परंतु ये सोचने की जरूरत है कि स्किन का यदि ब्लड फ्लो बढ़ेगा और डायलेट होंगी तो हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यदि वो ठंडा है तो वहां से ठंड लेंगे, यदि गर्म है तो गर्मी लेंगे। तो आप अल्कोहल यदि कंज्यूम करते हैं इंडोर, जहां पर आप बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, हीट लॉस की संभावना नहीं है, तो आप गर्मी महसूस करते रहेंगे और ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु यदि आप आउटडोर हैं और ठंड से एक्सपोज हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, स्किन का टेम्परेचर, स्किन में ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ता है, तो उतना ही आप अपने आप को ठंड से एक्सपोज ज्यादा करते हैं, तो आप बॉडी हीट लूज करेंगे, तो वो एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है। मतलब अल्कोहल लेने के बाद यदि आप ठंड को एक्सपोज होते हो तो आपकी बॉडी हीट बड़ी तेजी से लूज होगी और आपको समस्या हो सकती है।
तो जो लोग इंडोर लेकर फिर आउटडोर चले जाएं, वो भी वही बात है कि आपने लिया, उसके बाद आपकी वेसल्स, जो स्किन की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हुई, स्किन का फ्लो बढ़ गया और अब आप बाहर जाते हैं। नॉर्मल तरीका क्या होता है बॉडी में हीट कंजर्वेशन का, जब भी आप ठंड से एक्सपोज होते हैं आपकी स्किन की जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है जब भी ठंड से एक्सपोज होते हैं। इस तरीके से बॉडी अपनी हीट को कंजर्व करती है, क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर एक मेंटेन करना है। यदि एक्सटर्नल सोर्स को, इन्वायरमेंट को हीट लूज करते रहेंगे तो अंदर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये नॉर्मल तरीका होता है कि आप ठंड से एक्सपोज हुए, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ स्किन की ब्लड वेसल्स में, और स्किन ठंडी हो जाएगी परंतु आप हीट लूज नहीं करेंगे। आपने इस मैकेनिज्म को अल्कोहल कंजप्शन के द्वारा खत्म कर दिया। तो जो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपने उसको खत्म कर दिया। तो होगा ये कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, ठंड से एक्सपोज हुए, अब स्किन ज्यादा हीट लूज कर रही है तो बॉडी का टेम्परेचर बड़ी तेजी से फॉल करेगा, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो अल्कोहल लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? ये एथिक, बियॉन्ड एथिक्स यदि हम जाके बात करें, इंडोर हैं आप तो अल्कोहल लेना सेफ है। मैं सिर्फ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उस पर नहीं जा रहा हूँ, तब सेफ है। परंतु यदि आप अल्कोहल कंजप्शन के बाद ठंड को एक्सपोज होते हो तो अनसेफ है। ओके, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर नहीं निकलना कोई लिमिट भी होनी चाहिए। अब लोग सोच रहे हैं गर्मी आ रही है तो लिए जाओ, फिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पे मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं है और मैं देखिए, अब जो लोग पी रहे होंगे वो सोच रहे होंगे जाके पैर ना फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, इसका मतलब एक डॉक्टर का लाइफस्टाइल ये बिल्कुल अनुमति नहीं देता है कि सर्दी को कम करने के लिए अल्कोहल ली जाए। अगर आप उसके आदी हैं तो भी बेहद कम लिमिट में, और उसके बाद अपने आप को ठंड से बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलते चलते डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको विंटर में अपना ख्याल रखने के लिए किस तरह की चीज़ों को करना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए? कुछ चीज़ें जो इसमें जरूरी है, सबसे पहले ठंड से बचाव रखें, एडिक्वेट क्लोथिंग हो, कपड़े जो हैं जब भी आप बाहर निकलें तो अपने सर के लिए और पूरे बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। सेकंड थिंग, जो डाइट है उस वो फैट और सॉल्ट में ज़्यादा रिच नहीं हो। अपना एक्सरसाइज शेड्यूल बना के रखिए, पर अब टेम्परेचर के पर डिपेंड करते हुए और उसका प्लेस और टाइम चेंज कर सकते हैं। डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एडिक्वेट मात्रा में लेते रहें, पानी की मात्रा बना के रखें, और ऑफ कोर्स चूंकि विंटर्स में हम घरों में कैद हो जाते हैं ज़्यादातर, तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए और पर्सनल जो इंटरपर्सनल और ह्यूमन इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते रहें जाकि जिंदगी चलती रहे। योग कितना मदद करता है हार्ट को ठीक रखने के लिए? सारे शरीर को ठीक रखने में योग काफ़ी हेल्पफुल है। तो योग यदि आप करते हैं, नहीं करते तो करना चालू कर दें, और करते हैं तो मेंटेन रखें। इट्स गुड वे टू लीड द लाइफ। यानी ज़िंदगी जीने के जो सेहतमंद तरीके हैं उन्हें आपको सर्दियों में ये सोचकर नहीं छोड़ना है कि ठंड है, रज़ाई में पड़े रहते हैं, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो निकलेंगे। आप वक्त बदलिए, दोपहर में सैर कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चलते रहिए क्योंकि उसी से आपका दिल भी चलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे पूरा यकीन है कि आज लोग गाजर का हलवा खाएंगे तो फिर रोटी नहीं खाएंगे। थैंक यू सो मच सर।